तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करने उससे पहले आप लोगों में से कई लोगों का एक सवाल था और सवाल शायद बड़ा लाजमी भी है और मुझे उसका जवाब देना चाहिए। दरअसल मैं एक हफ्ते पहले गायब हुआ था हफ्ते भर के लिए, और हफ्ते भर के अंदर मैं बोला था कि इलाज करवा के आ जाऊँगा। इत्तेफाक से मैं इलाज करवा के आ भी गया। पहले मेरी जो आँखें थी थोड़ी अजीब दिखती थी, अभी दोनों आँखें एकदम बराबर दिखती हैं। इसमें भी मूवमेंट है, उसमें भी मूवमेंट है। तो कई लोगों का ये सवाल था कि उनके भी घर में किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को या फिर उनको खुद को ऐसी दिक्कत है कि एक आँख तो नॉर्मल है, दूसरी आँख थोड़ी गड़बड़ दिखती है, ख़राब हो गई है, रोशनी चली गई है। तो क्या मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया उसमें मूवमेंट है या नहीं, यानी अगर आर्टिफिशियल आई लगवाई तो क्या वो आँख घूमती है या नहीं, और कहाँ से करवाया जो इतना जल्दी हो गया, कहाँ पढ़ते हैं, डॉक्टर का क्या नाम है, क्या लोकेशन है। तो इन तमाम सवालों के जवाब चंद सेकंडों में दे देता हूँ। दरअसल मैंने जो इलाज करवाया है वो डॉक्टर SM भितारिया से करवाया है। इनके हॉस्पिटल का नाम बिजटेक आई हॉस्पिटल है, ये दिल्ली में पढ़ते हैं और एम्स में ये 54 साल प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हालांकि इनका अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है, महीनों तक लाइनें लगती हैं। लेकिन आप लोग के प्यार और आशीर्वाद का ऐसा प्रभाव था कि वो इस चैनल के मेंबर निकले, सब्सक्राइबर निकले। तो जब उनके पास मेरा कार्ड गया तो फ़ौरन ही उन्होंने 22 तारीख का अपॉइंटमेंट दिया, 23 तारीख से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और 26 तारीख तक तमाम चीज़ें क्लियर करके मुझे वापस भी भेज दिया, चूँकि उन्हें पता था कि वीडियो का नुकसान हो रहा। दूसरी बात कि इसमें मूवमेंट है या नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पूरी मूवमेंट है। जितना लेफ़्ट घूमेगा उतना राइट घूमेगा। चूँकि उनका दावा भी था, उन्होंने वादा भी किया था कि ऐसा बना दूंगा कि कोई कभी जान ही नहीं पाएगा कि किस में दिक्कत है। तो इस वादे पे वो खरे उतरे। तो जिन भाई बहनों के पास ये दिक्कत है या फिर जिनके परिवार में ये दिक्कत है कि आँख की रोशनी चली गई है और देखने में थोड़ा अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो किसी से नज़र नहीं मिलाना चाहते, तो बिजटेक आई हॉस्पिटल में वो लोग जा सकते हैं। काफ़ी माने जाने प्रोफेसर हैं और उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि इस फील्ड में हिंदुस्तान के वो पहले डॉक्टर हैं और उन्हीं से सीखे हुए लोग अलग अलग जगहों पे अब काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सीनियर भी हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। ये तो रही एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जो कई लोगों ने पूछा था, चूँकि जब उन्होंने देखा कि मेरा इलाज हो गया तो शायद उनके मन में भी एक उम्मीद जगी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी चंद मिनटों की कहानी है। कहानी एकदम ओपन एंड शट, न ज़्यादा जांच पड़ताल, न ज़्यादा दौड़ भाग। लेकिन फिर भी इस कहानी में दो कहानियां हैं। अब कौन सी कहानी सही है इसका फैसला आज आप करेंगे। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर यूपी का एक बेहद मशहूर शहर। इसी कानपुर में पुलिस के पास एक थाना लगता है, पनकी थाना। एक फ़ोन आता है। फ़ोन एक हॉस्पिटल से था। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि हॉस्पिटल में एक आदमी लाया जाता है जिसको किसी ने जला के मारने की कोशिश की थी। आदमी का जो शरीर है वो महज 20% जला है, यानी नॉर्मल इंजरी है जलने से, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स की मौत हो गई। अब पुलिस जब ये चीज़ सुनती है तो सुनने के बाद भाग के उस हॉस्पिटल में जाती है। जाने के बाद पता करती है कि पूरा माजरा क्या है। तो जब पता करती है तो पता चलता है कि इस मरने वाले शख्स का जो नाम है वो है दयाराम सोनकर। ये पेशे से एक टीचर है और एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे कुछ देर बाद इनकी चीख सुनाई देती है। जैसे चीख सुनाई देती है आसपास के तमाम लोग आते हैं। इसी बीच जो दयाराम सोनकर का भाई है अनुज, वो भी आ जाता है। फ़ौरन उस स्कूल के पास लोग जाते हैं, देखते हैं आग जल रही है। जैसे तैसे करके बालू रेत पानी डाल के आग पे काबू पाया जाता है। उसके बाद इनको बाहर निकाला गया। ये दर्द से चीख रहे थे, तड़प रहे थे। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लेके आया गया, लेकिन शायद तब तक देर हो गई और इनकी मौत हो गई। अब ये कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद कई सवाल आते हैं कि एक आदमी जो टीचर है एक दूसरे स्कूल में क्यों जाता है, और जाने के बाद ऐसे अचानक से स्कूल में आग कैसे लग गई। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर 20% ही आदमी झुलसा है तो इसकी मौत कैसे हुई। और चौथा सवाल कि स्कूल में ये गया क्यों था और किसके कहने पे गया था और वहाँ पे मौजूद कौन था। अब इन चारों सवालों के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं। ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं थी, आसपास के जो लोग थे तमाम सवालों के जवाब दे देते हैं और आदमी की मौत कैसे हुई इसका जो जवाब है वो पोस्टमार्टम से आ जाता। लिहाजा पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही आसपास के लोगों से पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले ये पता किया कि ये स्कूल किसका है। तो पता चला कि ये स्कूल इसी गांव के रहने वाले संजीव कुमार उर्फ वकील का है।
साथ ही ये भी पता चला है कि ये जो मरने वाला शख्स है, इस स्कूल से इसका कोई लेना देना ही नहीं था। यानी अगर इसको किसी ने बुलाया होगा तो संजीव कुमार उर्फ वकील ने ही बुलाया होगा। अब ये दो चीज़ें जब पता चली तो फिर पुलिस वालों ने संजीव कुमार उर्फ वकील से पूछताछ करने का फैसला किया कि भैया तुमने क्यों बुलाया था। इधर पुलिस वाले संजीव कुमार उर्फ वकील की तलाश शुरू करते हैं, उसको मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि जो वकील है वो फरार हो चुका है। अब वकील फरार, जो शक की सुई है और गहरी हुई। तलाश जोरों शोरों से की गई। जो पुलिस दर्जे के आला मुकाम के ऑफिसर थे वो भी आ गए। मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा था कि एक टीचर को एक दूसरे स्कूल में जला के मार दिया गया। पुलिस वालों ने अपने तमाम घोड़े खोले और अंत में जो वकील है उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इतनी ही देर में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जो शख्स है दयाराम सोनकर, इसकी मौत जो है जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है। इसके बाद अब जो वकील था उससे पूछताछ शुरू हुई कि तुमने क्यों मारा। शुरुआत में उसने तमाम कहानियां बताई कि जो दयाराम सोनकर है मिलने आया था, इसी दौरान हम लोग अलाव सेंक रहे थे, वहाँ पे ढेर सारे कागज़ थे, पुरानी फाइलें थी, आग पकड़ ली, उसके बाद आग लग गई, दयाराम सोनकर जल के मर गया। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, उसने शक्ति से पूछताछ शुरू की। अब जब शक्ति से पूछताछ शुरू की तो फिर संजीव कुमार उर्फ वकील ने एक दूसरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, मैंने ही दयाराम सोनकर को मारा है और न मारता तो मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाता। अब पुलिस वालों ने जब ये जवाब सुना तो पूछा क्यों। तो इस पे जो वकील है उसने कहा कि दरअसल ये जो दयाराम सोनकर है अक्सर मेरे घर के पास आता जाता था। कई बार जो मेरी बीवी थी घर के बाहर बैठी रहती थी। मैंने इससे पेशकश भी की थी कि मेरे इसी स्कूल में आके प्राइवेट ट्यूशन भी दे दिया करो। इसने एक दो बार आने का फैसला भी किया। इसी दौरान इसकी मेरी बीवी से बातचीत शुरू हो जाती है। अब जब बातचीत शुरू हुई मुझे ये चीज़ खटकने लगी। मैंने मना किया। दयाराम सोनकर शुरुआत में सफाई देता है, कहता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार वो मेरी बीवी से बातचीत करता रहा, लगातार मिलता रहा। मेरे मना करने के बावजूद लगातार उसके कांटेक्ट में बना रहा। लिहाजा जब मुझे लगा कि पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा, तब जाके मैंने इसको बुलाया और बुला के कत्ल करने का फैसला किया। और उस दिन इसको बुलाया और इसको पहले मारा और मारने के बाद उसी कागज़ के ढेर पे इसको रख के आग लगा दी और खुद वहाँ से फरार हो गया। अब ये पूरी कहानी जब वकील ने सुना दी तो यहाँ लाश भी थी, जो क्राइम सीन था वहाँ तमाम सबूत भी थे। कातिल ने इकबाल जुर्म कर लिया। पूरा मामला पानी की तरह साफ। सिंपल 2 पेज की एक चार्जशीट बनती। चार्जशीट बनने के बाद कोर्ट में मामला जाता। उसके बाद तमाम चीज़ें एकदम गवाही दे रही थी। सर्कमटेंशियल एविडेंस इतने ज़्यादा थे कि पुलिस वालों को और कुछ लगा ही नहीं। पुलिस वालों ने मान लिया कि जो कातिल है वो वकील ही है और तमाम चीज़ें जो है वो सही हैं। पुलिस वाले अब इत्मीनान से जैसे ही राहत की सांस लेते हैं, इसी दौरान एक दूसरी खबर आ जाती है और ये दूसरी खबर इतनी हैरान करने वाली थी कि पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल ये जो टीचर था ये मूल रूप से फतेहपुर का था। फतेहपुर से यहीं पे कानपुर देहात में आके एक स्कूल में पढ़ाता था। इस वजह से इसकी बीबी भी यहीं रहती थी। अब पति की मौत हुई, बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई। जो भाई था वो आके बॉडी क्लेम करता है। उसके बाद बॉडी का अंतिम संस्कार होना था। फाइनल जो रिपोर्ट थी उसके लिए परिवार वालों को भी बुलाया गया, लेकिन इसी दौरान पता चला कि जो बीबी है वो तो फरार हो गई। अब एक महिला जिसके पति की मौत हुई हो, किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो, 45 साल का पति था, वो महिला फरार क्यों हो गई? अब यही एक ऐसा सवाल था जो इस पूरी कहानी में एक दूसरी कहानी जोड़ देता है। पुलिस वालों को जब पता चलता है कि जो महिला थी यानी दयाराम सोनकर की बीबी संगीता, जब वो फरार हो गई, तब पुलिस वाले पता करना शुरू करते हैं कि ये क्यों फरार हो गई। परिवार वालों से पूछताछ हुई। तो जब परिवार वालों से पूछताछ हुई तो जो दयाराम सोनकर था उसका जो भाई है अनुज, उसने फिर एक दूसरी कहानी सुनाई। और इन दोनों कहानियों में महज कुछ घंटों का फ़र्क था। एक तरफ जो वकील है उसने अपना बयान दिया, फिर पता चला कि जो बीबी है वो फरार है, फिर 1 घंटे बाद अनुज ने अपना बयान दिया। और इस बयान ने तो पूरी कहानी ही पलट दी। और इस बयान के हिसाब से पूरी कहानी की शुरुआत साल 2009 में होती है। साल 2009 में फतेहपुर में एक गांव है देवरी गांव, और इसी गांव में दयाराम सोनकर रहा करते थे। पढ़ने लिखने में बेहद तेज, काफ़ी अच्छी उनकी डिग्री भी थी। टीचरिंग के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया। इत्तेफाक से ये गवर्नमेंट टीचर हो जाते हैं इंटर कॉलेज में।
इसके बाद साल 2009 में ही इनकी शादी हो जाती है संगीता से। इसके बाद 1-2 जगह इनकी पोस्टिंग हुई और फाइनली पोस्टिंग हो जाती है कानपुर देहात में। एक कॉलेज है ग्राम विकास इंटर कॉलेज, यहीं पे फिर आके वो पढ़ाने लगे। अब चूँकि फतेहपुर से ये काफ़ी दूर रहते थे, इस वजह से यहीं पे इन्होंने एक मकान बनवाया। बनवाने के बाद यहीं पढ़ाने लगे। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था आद्विक। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही, वक्त धीरे गुजर रहा। परिवार वालों से भी संपर्क बढ़िया, बात व्यवहार भी बढ़िया। वक्त गुजरता रहा। साल 2014 बीता, 15 बीता, 20 बीता, 22 बीता, 23 बीता। लेकिन साल 2023 में एक बड़ी अजीब चीज़ इन्होंने देखी। दरअसल साल 2023 में इन्होंने देखा कि इनकी जो बेबी है संगीता एक गैर मर्द के संपर्क में है जिसका नाम है पवन। और इस कहानी की शुरुआत एक ढाबे से होती है। दरअसल चूँकि ये टीचर थे, 6 दिन ये पढ़ाते थे, एक दिन इनको छुट्टी मिलती थी। उसके बाद उस दिन अपनी बीवी को, अपने बच्चों को घुमाने निकलते थे। तो ऐसे एक बार अपनी बीवी को निकालने और घुमाने के लिए एक ढाबे पे लेके जाते हैं। ढाबे पे जाते हैं, जाने के बाद ढाबे वाले ने इनकी खिदमत की। उसकी खिदमत इनको और इनकी बीवी को बेहद अच्छी लगी। वहाँ पे बातचीत शुरू हुई। ढाबे वाले ने अपना नाम पवन बताया, इन लोगों ने अपना परिचय दिया और इसी दौरान इशारों में पवन और जो संगीता थी एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं। आने के बाद धीरे से एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद बातचीत शुरू हुई। अक्सर जो पति था वो पढ़ाने ही जाता था, दिन भर संगीता फ्री रहती थी। जो बॉयफ्रेंड था उसको घर पे बुलाती, बुलाने के बाद उसको अपने घर पे ही रखती, दिन भर उसके साथ वक्त गुजारती। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क हो या मुक्स हो, ज़्यादा दिन छुपाए छुपता नहीं है। ऐसे ही ये सिलसिला जब कुछ दिन चलने लगा तो एक दिन जो दयाराम सोनकर थे, इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद ये वापस आ जाते हैं छुट्टी पे अपने घर। और जब आते हैं तो 24 सितंबर साल 2023 को देखते हैं कि जो उनकी बीबी है पवन के साथ बिस्तर पे आपत्तिजनक हालत में है। ये चीज़ देखते हैं, फ़ौरन नाराज़ होते हैं, अपनी बीबी को कहते हैं कि ये चीज़ बंद करो। लेकिन तब तक बीबी के ऊपर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि अपने घर को छोड़ती है और छोड़ने के बाद एक किराए के मकान पे रहने लगती है। इसके बाद दयाराम सोनकर बेचारे अकेले रहने लगे। दयाराम सोनकर जब अकेले रहने लगे और परिवार में ये बात फैली कि बीबी ने ऐसा काम किया, तो इत्तेफाक से इसे देवरी गांव के आसपास जो उसका भाई अनुज था दयाराम सोनकर का, उसका ससुराल था। ससुराल वालों ने पेशकश की कि जब बीबी छोड़ के चली गई है तो आप हमारे साथ ही रहिए, कम से कम टाइम से आपको खाना पीना मिल जाएगा। इसके रहे आप दयाराम सोनकर जो थे वहीं पे आके रहने लगे। जैसे तैसे करके अपनी बाकी की ज़िंदगी काटने लगे। बदनामी बेइज्जती काफ़ी लगी रही थी। इधर बीबी अलग जगह रहने लगी। वक्त गुजरता रहा, महीने गुजर गए, साल 2024 आ गया और अभी 28 जनवरी साल 2024 की बात है, यानी कल की। जो बीबी है वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सामने से दयाराम सोनकर कहते हैं कि क्या बात करनी है। कहती है कि आओ कुछ क्लियर करना है। इसके बाद दयाराम सोनकर, चूँकि भाई बीबी थी, बीबी ने बुलाया था, तो फिर पूछते हैं कि कहाँ आना है। तो कहती है कि काम करो, पतरसा गांव आ जाओ। इसके बाद दयाराम सोनकर पतरसा गांव आते हैं। आने के बाद फिर पूछते हैं कि वहाँ पे कहाँ। तो बीबी बताती है कि जो संजीव कुमार उर्फ वकील का स्कूल है उसमें आ जाओ। संडे का दिन था, ये उस स्कूल में जाते हैं। जाने के बाद स्कूल में छुट्टी हुई रहती है। ये तीनों लोग, यानी जो संजीव कुमार था, जो पवन था और साथ ही जो बीवी थी संगीता है, ये तीनों लोग जब उसको देखते हैं दयाराम सोनकर को, उसको एक कमरे में लेके जाते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, मारते पीटते हैं, कमरा बंद करते हैं और चूँकि वहाँ ढेर सारे कागज़ रखे थे तो वहाँ पे आग लगा देते हैं। अब जैसे ही आग लगाते हैं, आग की लपटें उठती हैं। दयाराम सोनकर बेचारा जिंदा हालत में जलने लगता है। इसी दौरान उसको बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाता है, कोई मदद करता नहीं। तब इसका जो ध्यान है वो उसकी पर्स पे जाता है और वहाँ पे उसे एक फ़ोन मिलता है जो वो लेके गया था। फ़ोन निकालता है और अपने भाई अनुज को फ़ोन करता है और फ़ोन करते हुए कहता है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे तीनों मार डालेंगे। तो अनुज पूछता है कौन तीनों, ये भी घबरा जाता है। तो ये बताता है कि संजीव यानी वकील, पवन और संगीता। इसके बाद अनुज वहाँ से भागा भागा यहाँ के लिए चलता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और दम घुटने से उस बंद कमरे में जो दयाराम सोनकर है उनकी मौत हो जाती है। अब ये दो कहानियाँ आपस में कोलैब कर रही हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर ये तमाम झूठ पवन बोलता कि मेरी बीवी के साथ अफेयर था तो ठीक था, लेकिन यहाँ वकील जिसका कोई इस मामले में इन्वॉल्वेंस नहीं था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो कत्ल करने का वजह से झूठ बोल रहा। तो सोच के देखिए कि दोस्ती निभाने के चक्कर में लोग कहाँ तक गिरते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी।
अभी तक ना ही संगीता गिरफ्तार हुई, ना ही पवन गिरफ्तार हुआ है। अगर होगा तो क्या कुछ होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। कल का मेरा सवाल था कि सबसे ज़्यादा लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका रहा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका कार्यकाल जो है 16 साल और 200 कुछ दिन रहा है, शायद 285 दिन। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया सकत्तर सिंह जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, सार्थक यादव जी हैं, बिमल कुमार जी हैं, उदय मंडल जी हैं, मोहम्मद कलाम जी हैं, हरीश टेलर जी हैं, महबूब शेख जी हैं, अवंती होरो जी हैं, और रुद्रकांति जी हैं, और राजीव कुमार हैं, अंजीर आलम जी हैं, सेम भाई जी हैं, अनिकेत कुमार जी हैं, दीपांकर शर्मा जी हैं, और गिरीश कुमार जी हैं, कौशल कुमार जी हैं, मुंतजिर खान, अनुज शुक्ला, फैज़ इकबाल जी हैं, मुकेश जी हैं, ईजान खान जी हैं, और श्रीकांत जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे, कम से कम कुछ जनरल नॉलेज ही बढ़ेगी। अब आते हैं आज की कहानी, आज के सवाल। कायदे से कहानी तो हो गई। आज का मेरा सवाल है, और ये सवाल मेरे जहन में खुद उठा भी, इसका जवाब मुझे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। हर पद का एक कार्यभार होता है, वो आदमी उस हिसाब से काम करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृहमंत्री हो। आज का मेरा सवाल है, एक पद एक पोस्ट हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते, बहुत ईमानदारी से कहें तो, और वो पद है राज्यपाल का। तो एक राज्यपाल का काम क्या होता है, अगर आपको पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल इसका जवाब मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, और जो लोग सही जवाब देंगे मैं उनका नाम भी लूँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और कल के सवाल का जवाब, और जिन लोगों ने नाम लिया, जिन्होंने जवाब दिया, उनका नाम, और साथ ही आज का सवाल। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।